फ्रेंड्स, आज हम लोग 10 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी कि इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे से संबंधित है। तो ये हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हर वर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है और 2026 में ये 9 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है वो एक वैश्विक जागरूकता पहल है, जिसका नेतृत्व इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा किया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसको मनाने का उद्देश्य है मिर्गी से प्रभावित लोगों के वास्तविक जीवन अनुभव को सामने लाना, भेदभाव को चुनौती देना और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि के समान अवसर उपलब्ध कराना। मिर्गी एक तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है, जिसमें मस्तिष्क के अनियमितताओं के कारण इसके जो पेशेंट होते हैं उसको बार बार दौरे पड़ते हैं। तो इसे अभी भी समाज में बहुत हीन भावना से ऐसे पेशेंट को देखा जाता है, भेदभावपूर्ण नज़र से देखा जाता है। तो उसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और उन लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 से संबंधित है। इसका आयोजन अभी हाल ही में भुवनेश्वर में 6 फरवरी 2026 को किया गया था और ये एक 2 दिवसीय समिट है जो उड़ीसा सरकार और ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क द्वारा भारत नेत्र पहल के तहत संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इस समिट को आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि ओडिशा को विनियमित डिजिटल वित्त और टिकाऊ रोजगार सृजन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। इसी उद्देश्य से ये समिट आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन में फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से समावेशी विकास पर चर्चा की जाती है। ये होता क्या है? तो ये जो उच्च प्रभाव वाले आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन होते हैं, जिन्हें ब्लैक स्वान घटनाएं कही जाती हैं, तो उन्हीं पे चर्चा करने के लिए ये समिट आयोजित किया जाता है। यह मंच सरकारों, नियामकों, उद्योग जगत और वैश्विक संस्थानों को एक साथ लाकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वित्त, रोजगार और डिजिटल विकास के भविष्य से संबंधित समाधान तैयार करने पर केंद्रित होता है। तो ये ब्लैक स्वान समिट से संबंधित था। नेक्स्ट टॉपिक भारतीय बंदरगाह से संबंधित है। तो भारत ने बंदरगाह और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। वो क्या है? तो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट प्राधिकरण जो है, जो देश का एक प्रमुख बंदरगाह है, वो भारत का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है जहां उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की गई है। अभी हाल के समय में ड्रोन से हमले बहुत बढ़ गए हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, ड्रोन से बढ़ते सुरक्षा खतरों को देखते हुए ये पहल शुरू की गई है, जो बंदरगाह और संरचना और परिचालन इन दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है, इस पहल को। तो वीओसी पोर्ट जो है, ये यहाँ पे जो एंटी ड्रोन प्रणाली स्थापित की गई है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी और रडार आधारित तकनीकों का एकीकृत उपयोग करती है, जिससे विशेष रूप से जटिल बंदरगाह परिवेश के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये एंटी रडार आधारित तकनीक और रेडियो फ्रिक्वेंसी पर आधारित है ये एंटी ड्रोन प्रणाली, और ये प्रणाली 360 डिग्री सर्वदिशात्मक कवरेज प्रदान करती है। मतलब चारों तरफ ये रोटेट करते रहती है और चारों तरफ को कवर करती है, और इसकी परिचालन सीमा जो है वो 5 किलोमीटर तक है। यानी कि ये 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी ड्रोन डिटेक्टिव कर सकती है, जो भी ड्रोन हमले होंगे उनको डिटेक्ट कर सकती है। तो और इसमें क्या क्या होगा, इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन का यूज होगा? तो ड्रोन डिटेक्टर, ड्रोन डिटेक्शन रडार, मैन पैक जैमर, ये सब इसमें शामिल होंगे, जो मिलकर एक त्वरित तैनाती और व्यापक सुरक्षा समाधान उपलब्ध कराएंगे। ये जो बहुस्तरीय तकनीक है, ये संवेदनशील परिचालन क्षेत्रों में 24/7 निगरानी सुनिश्चित करती है। यानी कि 24 घंटे और 7 दिन, किसी दिन इस मशीन को बंद नहीं किया जाएगा। अब वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो है, ये तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है,
जो कार्गो हैंडलिंग, ऊर्जा आयात और क्षेत्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि भारत के किस बंदरगाह पे भारत का पहला एंटी ड्रोन तकनीक तैनात किया गया है, एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की गई है, तो VO चिदम्बरनार पोर्ट प्राधिकरण तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के तूतीकोरिन में। नेक्स्ट टॉपिक बाबा आमटे से संबंधित है। तो 9 फरवरी 2026 को बाबा आमटे की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, जो वर्ष 2008 में उनके निधन के 18 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। 2008 में इनका निधन हो गया था। बाबा आमटे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने मुख्य रूप से कुष्ठ रोग के प्रति बहुत कार्य किया था। तो इसलिए उनके स्मृति में, उनके निधन की स्मृति में ये पुण्यतिथि उनकी मनाई जाती है हर साल। और इस दिन पूरे देश में उनके कुष्ठ रोग पुनर्वास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण आंदोलन में उनको द्वारा दिए गए अतुलनीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। तो इन क्षेत्रों में जो उन्होंने कार्य किए हैं उसका स्मरण किया जाता है। और बाबा आमटे के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के मुरलीधर देवीदास आमटे के रूप में हुआ था और उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसमें जेल गए नेताओं की पैरवी भी की थी उन्होंने। लेकिन मेन रूप से उन्होंने कुष्ठ रोग पुनर्वास के लिए काम करने के लिए उनको जाना जाता है। उन्होंने महाराष्ट्र में आनंद वन ऑफ जॉय की स्थापना की, जो कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के उपचार, शिक्षा और रोजगार प्रदान करने वाला एक प्रमुख आश्रम है। तो आनंद वन किससे संबंधित है? कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों से संबंधित है और इसकी स्थापना बाबा आमटे ने की थी। नेक्स्ट टॉपिक भारतीय नौसेना से संबंधित है। तो भारतीय नौसेना की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला का समावेशन भारतीय नौसेना में कर लिया गया है। अब INS अर्नाला है क्या? तो ये एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। इस श्रृंखला का एक अग्रणी पोत है जिसे विशेष रूप से तटीय और उथले जल क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उससे मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है INS अर्नाला को। इसकी तैनाती अभी भारतीय नौसेना में की गई है और ऐसे क्षेत्रों में जलीय ध्वनि तरंगों की जटिलता के कारण पनडुब्बियों को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये बहुत हेल्पफुल होगी भारतीय नौसेना के लिए। INS अर्नाला का डिज़ाइन और निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा। ये रक्षा मंत्रालय की एक परियोजना का हिस्सा है और इस युद्धपोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ठीक है, इसका नाम कैसे पड़ा INS अर्नाला का? तो इसका नाम महाराष्ट्र के वसई के पास स्थित ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। तो दक्षिण अफ्रीका ने पशु स्वास्थ्य संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। क्या है कदम? तो देश का लगभग 20 वर्षों में पहला स्वदेशी फुट एंड माउथ डिजीज, ये जानवरों में होने वाला एक प्रमुख बीमारी है, तो इसकी वैक्सीन पेश की है। पिछले 20 वर्षों में पहली बार ये फुट एंड माउथ डिजीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने वैक्सीन पेश किया है और ये वैक्सीन स्थानीय स्तर पर कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। इसको विकसित करने का उद्देश्य क्या है? तो रोग नियंत्रण को मजबूत करना, पशुपालकों और पशुधन की रक्षा करना तथा आयातित टीकों पर निर्भरता कम करना। अभी तक उसके पास खुद का वैक्सीन नहीं था दक्षिण अफ्रीका के पास, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन लोग को निर्यात करना पड़ता होगा। तो निर्यात पे निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से और पशुधन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस टीका का, वैक्सीन का उन्होंने खोज किया है। फुट एंड माउथ डिजीज क्या होता है? तो ये एक अत्यंत संक्रामक वायरल रोग है जो गाय, भैंस, सुअर, बकरी, ये सब जैसे खुरदार पशु, जो खुर वाले जानवर होते हैं जिनका नाखून में खुर होता है, उनको प्रभावित करता है। इससे बुखार और मुंह, खुरों तथा थनों पर दर्दनाक फफोले बनते हैं जिससे दूध और मांस के उत्पादन में कमी आती है। तो ये बायो का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है फुट एंड माउथ रोग के बारे में। तो ये खुर वाले पशुओं में होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।